हाँ, तो इसमें हमारा एक छोटा सा लास्ट एक पॉइंट रहता है। ये जो इनफाइनाइट सीट के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी ग्राउंडिंग से रिलेटेड, ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग से रिलेटेड। ठीक है, सुनिए, बात कुछ ऐसी है। हाँ, बात कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, ये क्या है, तो एक कंडक्टिंग प्लेट। मान लेते हैं एक बार के लिए कि इस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर आपने कुछ चार्ज दे दिया है क्यू अमाउंट का। ठीक, फिर इसके बाद आपने क्या किया, तो एक ये ऐसा वायर निकाला और इस वायर को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये आपने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर में हम लोगों ने क्या समझा था कि भाई ये ग्राउंड है जिसका पोटेंशियल हमेशा जीरो है और कांस्टेंट। ठीक, और जब कभी भी दो बॉडीज को टच कराया जाता है, ज्वाइन कराया जाता है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है अल्टीमेटली, फाइनली। तो यहां पर इस बॉडी के ग्राउंड से कनेक्ट किए जाने की वजह से ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो से नहीं बढ़ेगा, वो तो हमेशा ही जीरो रहेगा। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली इसका भी पोटेंशियल, मतलब इस पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल होगा दैट विल बी जीरो होगा। यदि पोटेंशियल इसका जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पर चार्ज भी कितना हो जाएगा, तो इस पर चार्ज भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस पर चार्ज जीरो करने के लिए ये अर्थ क्या करेगी, तो अर्थ अपने अंदर से इस पर इलेक्ट्रॉन्स भेजेगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक भेजेगी जब तक कि इसका चार्ज Q से घटकर जीरो ना हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन्स अर्थ भेजेगी, तो अर्थ के द्वारा भेजा जाने वाला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इस सिचुएशन में Q इज इक्वल टू N इंटू E के बराबर का होगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, फिर से वही बात है कि when conducting sheet is grounded, its final potential will be जीरो। इसका फाइनल पोटेंशियल जीरो होगा, जीरो। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। सिंपल सिंपल। सुनिएगा, नेक्स्ट इज, इसी में हम लोग बात करें ऐसा कि ठीक है भाई ये फाइनल पोटेंशियल इसका जीरो होगा, ये वाली बात तो समझ आ गई है। लेकिन यदि ऐसा हो कि इस तरीके से दो इनफाइनाइट सीट्स एक दूसरे के आस पड़ोस में रखे हुए हो, ठीक है, दो इनफाइनाइट सीट है, दोनों एक दूसरे के आस पड़ोस में रखे हैं, और आपने क्या किया, तो आपने मान लेते हैं कि एक पर आपने कुछ चार्ज दे दिया Q। ठीक है, एक पर चार्ज, हाँ बताइए, कोई डाउट। मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से अब हमारे पास दो कंडक्टिंग शीट्स हैं इनफाइनाइट। ठीक है, आपने क्या किया, तो किसी एक पर कुछ चार्ज दे दिया Q। ठीक है, बाई सिमेट्री क्या होगा, तो बाई सिमेट्री हमें पता है यहां पर चार्ज आएगा Q/2 और यहां पर भी चार्ज कितना आएगा, Q/2। ठीक है, इस Q/2 को देखकर यहां कितना चार्ज इंड्यूस होगा, -Q/2। अच्छा, ये न्यूट्रल है, ये जो प्लेट है दिस इज न्यूट्रल प्लेट, यहां कितना चार्ज आएगा, -Q/2। यदि यहां -Q/2 है, प्लेट न्यूट्रल है, तो दैट मीन्स कि यहां कितना चार्ज होना चाहिए, +Q/2। यहां तक की कहानी तो सही है, यही हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इस तरीके से जब 2 3 4 5 प्लेट्स पड़े होते हैं एक दूसरे के आस पड़ोस में, तो क्या करना होता है कि टोटल चार्ज लिख करके आधा आधा आउटर मोस्ट फेसेस पर दे देना होता है। तो टोटल चार्ज क्या है, Q, इस पे तो चार्ज है ही नहीं, Q+0 का आधा कितना, Q/2, Q/2 यहां पर, Q/2 यहां पर। अब फिर चार्ज कंजर्वेशन लगा लीजिए, चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से यदि यहां Q/2 है तो यहां पे भी Q/2। ऑलराइट ऑलराइट। और जो अपोजिंग फेसेस होते हैं, अपोजिंग फेसेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन का चार्ज होता है। ओके, यहां तक वाली बात तो सही है। अब यदि आप इसको ग्राउंड कर दें, यहां से आप एक वायर निकालिए और उसको ग्राउंड कर दीजिए, अब क्या होगा, तो ग्राउंड कर देंगे तो हमें यह पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस पर अपने खुद के चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल है क्या, नहीं। लेकिन सामने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, सामने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अर्थ क्या करेगा,
अर्थ इसका फाइनल पोटेंशियल जीरो करने के लिए अर्थ को फिर से इसको कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? भाई इसके पास अपना खुद का कोई चार्ज नहीं है, उसकी वजह से खुद के चार्ज की वजह से खुद का कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन सामने तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बैठा है ना, उसकी वजह से पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स भेजना पड़ेगा। तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इस प्लस Q/2 का क्या होगा? तो ये प्लस Q/2 घटेगा, ये Q/2 घटेगा, तो यहां पर ये Q/2 बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये Q/2 बढ़ेगा, तो ये भी Q/2 बढ़ेगा, क्योंकि अपोजिंग फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। ये Q/2 बढ़ेगा, तो ये Q/2 घटेगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्यों रहना है। तो फाइनली ये सिचुएशन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसा? फाइनली ये सिचुएशन हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं, इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं, ये जो भी आपने चार्ज Q दिया था वो इसके इस फेस पर आ जाएगा यहां, यदि यहां प्लस Q है तो यहां माइनस Q, ठीक है, यहां प्लस Q है तो यहां माइनस Q। तो फाइनली जो चार्ज है वो इसके इनर सरफेस पर आ जाएगा, और उतना ही मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज, मतलब ये है पहला प्लेट, ये है दूसरा प्लेट। तो आपने पहले प्लेट को जो भी चार्ज दिया है आपने पहले प्लेट को जो भी चार्ज दिया है वो पहले के इनर पर चला गया, और उतने ही मैग्नीट्यूड का पर ऑपोजिट नेचर का चार्ज दूसरे के इनर पर आ गया, ठीक है। दूसरे के आउटर पर फाइनली कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, और दूसरे का फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लिख सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है, कि व्हेन 2, हाँ मैं क्या कह रहा था हाँ मैं ये कह रहा था कि व्हेन 2 कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर, close to each other, and one of the plate is grounded, then outermost faces will have no net charge। आउटर मोस्ट फेसेस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। चलिए, तो शीट्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्शन इन केस ऑफ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। तो यहां पर कुछ 3-4 केसेस हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो कोर पॉइंट है वो कुछ 3-4 कोर पॉइंट्स हैं, उसको समराइज कर लेंगे लास्ट में, एक एक करके देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको ऐसा केस बना के मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ये कंडक्टर कुछ रैंडम शेप साइज का ले लेता हूं मैं, मतलब इसका जो आउटर सरफेस है कुछ रैंडम है, और इस रैंडम कंडक्टर के अंदर एक रैंडम शेप साइज की कैविटी है, ठीक है, ओके। इस कंडक्टर में जो मेटल है, मेटल वो यहां पर, कंडक्टर में मेटल कहाँ है? यहां पर, ठीक है। चलिए, इस कंडक्टर को हम लोग कुछ चार्ज दे देते हैं। लेट से कि इस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया है Q, तो बताइए ये चार्ज कहां नजर आएगा? क्या ये चार्ज सरफेस S1 पर नजर आएगा कि S2 पर नजर आएगा? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है कि किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पर नजर आता है। सरफेस इसमें 2 हैं, एक अंदर भी है दूसरा बाहर भी है। तो चार्ज सरफेस पर नहीं, ध्यान रखना है हमेशा आउटर सरफेस पर नजर आएगा। तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज तो इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही दिखाई देगा, ऑलराइट। और आउटर सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा
बताइए कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये आउटर सरफेस पर क्यू है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सिमेट्रिकल नहीं है तो चार्ज डेंसिटी भी एक जैसी नहीं होगी। इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं ये बोल रहा था कि यहां कहीं पर हम लोग रख देते हैं एक चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है, कैविटी में कहीं पर भी रख दिया। अब कैविटी तो वैसे भी नॉन सिमेट्रिकल है, तो इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, तो प्लस क्यू की वजह से इंडक्शन इफेक्ट आएगा, यानी यहां पर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। वो जो इंड्यूस चार्ज है मैं उसे क्यू इंड्यूस्ड लिख रहा हूं, क्यू इंड्यूस्ड। अब यदि यहां क्यू इंड्यूस्ड नेगेटिव नेचर का है तो यहां आउटर सरफेस पर जो क्यू इंड्यूस्ड होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का। तो आउटर सरफेस पर आपने कैपिटल क्यू दिया ही था और क्यू इंड्यूस्ड और हो गया, तो प्लस क्यू इंड्यूस्ड में और लिख देता हूं, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि अंदर वाली जो सरफेस है वो तो सिमेट्रिकल है ही नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है, तो इतनी सी बात तो तय है कि अंदर वाले सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज आया है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फिर से होगा कि नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब अगली बात कि वो क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। वो प्लान ये है कि एक काम करते हैं, चलिए यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट P पर यदि मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर 0 होगा, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है। चलिए एक काम करते हैं कि इस पॉइंट P के अबाउट एक ऐसा सा गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये क्या है, ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है भाई, ये गॉसियन सरफेस है, ओके। गॉसियन सरफेस है तो जरा लगाइए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, व्हिच इज फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds व्हिच इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट ds 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, Q इनसाइड भी 0 है। तो Q इनसाइड, इसके अंदर दो टाइप के चार्जेस हैं। दो टाइप के चार्जेस कौन से हैं, एक तो सेंटर पर वो चार्ज जो आपने रखा है दैट इज प्लस क्यू, प्लस क्यू इंड्यूस्ड, दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्यू इंड्यूस्ड इज माइनस क्यू के बराबर है। क्यू इंड्यूस्ड किसके बराबर है, माइनस क्यू के बराबर है, ठीक है, ओके। तो ये तो ऐसे मैथमेटिकली कर दिया। इसी बात को मैं आपको लॉजिकली भी समझा सकता था। कैसा लॉजिक, तो लॉजिकली मैं ये बोलता कि देखिए ये क्यू इंड्यूस्ड नेगेटिव नेचर का है, सेंटर पर रखा हुआ, सॉरी कैविटी के अंदर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव पर वो टर्मिनेट हो जाएगी ना, सच दैट कि सरफेस पर बनने वाला जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री का ही हो, ऐसा, ओके। तो इस चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनर सरफेस पर ही टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अंदर, आ रही बात समझ। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो इसका मतलब यदि ये है कि सेंटर से रखे हुए चार्ज पार्टिकल से लेट से 10 फील्ड लाइन में निकाल कर दिखाता हूं, तो उन 10 की 10 फील्ड लाइन को मुझे टर्मिनेट करवाना पड़ेगा सरफेस S1 पर। तो सरफेस S1 पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो किसके बराबर होगा, तो वो माइनस टाइम्स ऑफ वो वाला चार्ज जो आपने कैविटी के अंदर कहीं रखा है। लॉजिकली ऐसे भी बोल सकते थे, मैथमेटिकली ऐसे निकाल कर दिखा भी सकते हैं। आ रही है बात समझ। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि कैविटी के अंदर रखा हुआ जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, वहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकला। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को टर्मिनेट होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, कहां, सरफेस S1 के अंदर ही, क्योंकि S1 के आगे इधर किसी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। S1 के आगे इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मींस फील्ड लाइन इधर ही खत्म हो गए। तो जितनी फील्ड लाइन निकली थी उतनी फील्ड लाइन खत्म हो गई।
तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेंटर पर, सॉरी कैविटी के अंदर रखे हुए चार्ज के बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड में। ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर। सरफेस इररेगुलर है, अनसिमेट्रिकल है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके ओके ओके। और दूसरी बात कि अभी जो इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैविटी के अंदर रखे हुए चार्ज पार्टिकल के बराबर है, नेचर उससे अपोजिट है। ठीक, ओके। तो जो फाइनल कन्फिग्रेशन, फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है कि इंड्यूस्ड चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड चार्ज, मैं अभी वैल्यू लिख देता हूं कि दिस इंड्यूस्ड इज -Q। तो आउटर सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q तो आपने दिया था, +Q ये और आ गया। ठीक है, ओके। इसी में यदि मैं ऐसा बोल दूं कि इस आउटर सरफेस के आस पड़ोस में यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज और रख दिया बाहर, तो इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? तो इस पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव क्या करेगा? तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इधर की साइड पर थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपको दिखाई देगा, मतलब यहां से कुछ चार्जेस कम हो जाएंगे और यहां पे कुछ चार्जेस बढ़ जाएंगे, है ना, इस पॉजिटिव के यहां पर होने की वजह से। ओके, इस पॉजिटिव ने क्या किया? तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया, तो इधर की साइड पर चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा इधर आस पड़ोस में कम हो जाएगा और दूसरी साइड वही चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कुल मिलाकर बात यह है कि दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो आउटर सरफेस पर वो सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल, और उसके आस पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो भी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत बदल सकता है। नेक्स्ट इज कि इसी +Q की वजह से क्या इनर सरफेस पर जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं उसमें भी कोई बदलाव आएगा? समझ रहे हैं क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बाहर पड़ा हुआ जो चार्ज है, क्या बाहर पड़े हुए चार्ज की वजह से ये जो इनर सरफेस S1 है वहां पे भी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाहर पड़ा हुआ चार्ज सिर्फ बाहर वाले सरफेस पर ही चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। बाहर पड़ा हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस S2 पर चार्ज के ओरिएंटेशन को बदल सकता है, S1 पे नहीं बदल सकता है। ओके, क्योंकि यहां से फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ये कंडक्टर है, इस पर टर्मिनेट करेगी। इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी आई ही नहीं। ओके, आई बात समझ? चलिए आइए दूसरा केस देखिए, अभी खुद समझ आएगा। नेक्स्ट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं कि ये फिर से कोई एक इररेगुलर कैविटी, सॉरी इररेगुलर कंडक्टर ले लेता हूं, और इसके अंदर अब की बारी जो कैविटी हम लोग बनाते हैं वो कैविटी सिमेट्रिकल बना देते हैं। ठीक है, मेटल ऐसा ऐसा, यहां पर मेटल है। ठीक है, फिर से इस मेटल को मैं चार्ज दे देता हूं कुछ +Q, तो ये +Q कहां नजर आएगा? ये +Q आउटर सरफेसेस पर नजर आएगा। जो शार्प एजेस होंगे वहां पर चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लैट एजेस। कितने चार्ज है बाहर वाले सरफेस पर? बाहर वाले सरफेस पर चार्ज है Q। ठीक, चलिए सेंटर पर एक काम किया जाए कि सेंटर पर हम लोग एक चार्ज रखते हैं q। सेंटर पर पड़े हुए इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। और कैसा इंड्यूस होगा चार्ज? तो आप बोलेंगे अंदर वाला सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, मतलब सिमेट्रिकल है, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा है, तो अंदर वाले सरफेस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है Q इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड फिर से वही गॉस लॉ लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये Q इंड्यूस्ड -Q के बराबर होगा, और ये वाला जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आउटर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? कैपिटल Q आपने दे ही रखा था, +Q और इंड्यूस हो जाएगा। आउटर सरफेस नॉन सिमेट्रिकल है, तो आउटर सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इतनी बात सही है? ठीक है ना? चलिए, तो अभी के लिए जो अंदर वाला सरफेस है वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का क्यों हुआ है?
वो इसलिए हुआ है क्योंकि चार्ज बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ था। और दूसरी बात कि ये जो इनर सरफेस S1 है, ये आउटर सरफेस S2 है, तो वो इनर सरफेस स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा है, तो इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म नेचर का इंड्यूस हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इज, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर यदि मैं कल को एक प्लस क्यू चार्ज और लेकर आऊं, तो इस प्लस क्यू के आने की वजह से क्या होगा? तो ये प्लस क्यू ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी साइड। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी साइड, तो यहां से थोड़ा बहुत ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नंबर कम होगा और इधर की साइड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या इस प्लस क्यू की वजह से ये जो इनर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले यूनिफॉर्म नेचर का था उसमें कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बाहर वाला जो है वो सिर्फ बाहर वाले की ही ओरिएंटेशन बिगाड़ सकता है। बाहर वाला अंदर वाले से कोई मतलब नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये इसके आउटर सरफेस पर ही टर्मिनेट कर जाएगी। इसकी वजह से कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो बाहर पड़ा हुआ चार्ज है ये अंदर वाले सरफेस पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बिगाड़ सकता है, नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो बाहर वाले सरफेस पर अब भी चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, और अंदर वाले सरफेस पर अब भी चार्ज यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो मैं एक बारी इन दोनों चीजों का कंक्लूजन बताता हूं कि जो आउटर सरफेस S2 है इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला कि वो आउटर सरफेस रेगुलर है या इरेगुलर है, और दूसरी बात कि आउटर सरफेस के आस पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज पड़ा है या नहीं पड़ा है। ओके, चलिए देखिए केस नंबर 3, देखिए अभी खुद समझ आ जाएगा। केस नंबर 3 ऐसा है कि आउटर सरफेस स्फेरिकल ले लिया और अंदर कैविटी इरेगुलर ले लिया। ये मटेरियल ऐसा है, ठीक है। यहां पर मेटल, इस मेटल को हम लोगों ने चार्ज दिया क्यू। बताइए ये चार्ज कहां दिखाई देगा? भाई यहां मेटल है, ये मेटल, अंदर कैविटी है, स्फेरिकल है बाहर और अंदर कैविटी है। ठीक है, इसको चार्ज हम लोगों ने दिया क्यू, तो ये चार्ज कहां दिखाई देगा? जवाब है आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो आप बोलेंगे कि यूनिफॉर्म नेचर का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल। अब इसके बाद मैंने क्या किया, तो मैंने यहां सेंटर पर, सॉरी कैविटी में कहीं रख दिया चार्ज क्यू। तो इस क्यू की वजह से क्या होगा? इस क्यू की वजह से आप बोलेंगे कि इस क्यू की वजह से इंडक्शन होगा, और इंडक्शन ऐसा होगा कि उस इंडक्शन को आप बोलेंगे कि ये जो क्यू इंड्यूस्ड है वो क्यू इंड्यूस्ड तो माइनस क्यू के बराबर का है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर का डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। और आउटर सरफेस पर ये कैपिटल क्यू था ही, प्लस क्यू और आ जाएगा, ये अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, तो इनर सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि इनर सरफेस इरेगुलर है, हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ ही चार्ज डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म नेचर का चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि आउटर सरफेस सिमेट्रिकल है, तो आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का हुआ है। ठीक है, ओके ओके ओके, ये बात सही है। अब आउटर सरफेस के आस पड़ोस में यदि मैं यहां पर फिर दोबारा से कोई दूसरा एक प्लस क्यू डैश और लेकर आता हूं, इस क्यू डैश की वजह से क्या होगा? तो अब इस क्यू डैश के आने की वजह से यहां से चार्ज डेंसिटी होगी थोड़ी सी कम, और यहां पर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा ना, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो यहां पर चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी कम, यहां पर चार्ज की डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस Q के आने की वजह से यदि ये Q यहां पर है तो फिर आउटर सरफेस पर चार्ज तो इतना ही रहेगा, लेकिन अब वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है,
तो लास्ट टेस्ट फिर से सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास स्फेरिकल बॉडी और फिर उसके बाद एक स्फेरिकल कैविटी, दोनों यूनिफॉर्म है, अंदर वाला भी यूनिफॉर्म और बाहर वाला भी यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर से हम लोगों ने क्या किया, इसको चार्ज दिया Q, तो इसको आपने यदि कुछ Q अमाउंट का चार्ज दिया है तो ये Q अमाउंट का चार्ज कहां दिखाई देगा, आप बोलेंगे आउटर सरफेस पर, और ये अभी आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलिए एक काम कीजिए, कैविटी के बिल्कुल सेंटर पर चार्ज रखिए स्मॉल q। आपने जैसे ही कैविटी के सेंटर पर चार्ज रखा स्मॉल q, तो कैविटी के इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हुआ। कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो चार्ज जो इंड्यूस होगा, दिस इज q इंड्यूस्ड, दिस इज इक्वल टू माइनस q। तो आउटर सरफेस पर भी वही इंड्यूस्ड चार्ज पहुंच जाएगा, और आउटर सरफेस पर इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू प्लस q होगी। तो आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। इनर सरफेस पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म नेचर का। आउटर सरफेस पर भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी यूनिफॉर्म नेचर का है। ओके, यहां तक वाली बात सही है। सुनिएगा सुनिएगा, ये जो इनर सरफेस पर चार्ज है, इस इनर सरफेस पर जो पड़ा हुआ चार्ज है उसको मैं सेंटर से हटा करके थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं आगे। अब क्या होगा, क्या अब भी इनर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं, इनर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब ये यदि यहां आ गया तो अब बताइए आउटर सरफेस पर कैसा चार्ज होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ही रहेगा। इसकी पोजीशन सेंटर पर हो या सेंटर के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी हो, ये बाहर वाले सरफेस पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं छेड़ सकता है। वो कहां छेड़ सकता है, सिर्फ अंदर वाले पर। यानी कि बाहर वाले सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये कौन डिसाइड करेगा, बाहर वाला सरफेस और उसके आस पड़ोस में पड़े हुए चार्जेस। तो अभी के लिए बाहर वाले सरफेस के आस पड़ोस में कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर वाला सेंटर पर हो, सेंटर पर हो, सेंटर के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी हो, बाहर वाले सरफेस पर हमेशा ही यूनिफॉर्म नेचर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एज लॉन्ग एज बाहर वाले सरफेस के आस पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, अंदर वाला सेंटर पे है तो अंदर वाले सरफेस पर भी इंड्यूस्ड चार्ज यूनिफॉर्म है, सेंटर से कहीं आपने शिफ्ट कर दिया तो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, बताइए सही है, ओके। हाँ, अब यदि मैं फिर से यहां पर कोई दूसरा चार्ज ले आऊं, लेट से यहां पर ले आया क्यू डैश पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये फिर से इधर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहां से चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, यहां से चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, और यहां पर चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी इधर थोड़ी सी बढ़ेगी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन फिर से मेरी बात सुनिए कि इस क्यू डैश की वजह से अंदर वाले पर कोई फर्क नहीं आएगा, अंदर वाले सरफेस पर अब भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नेचर का ही रहेगा। ठीक, आई होप दिस इज गुड। ठीक है, चलिए तो अगली बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो चार केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उसी का कंबाइंड रिजल्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, ऐसा है कि ये हमारे पास है कोई एक कंडक्टर जो इररेगुलर शेप का है, और इसके अंदर एक है कैविटी, ये भी इररेगुलर शेप की है। अंदर वाला जो सरफेस है उसका नाम सरफेस S1 है, बाहर वाला जो सरफेस है उसका नाम सरफेस S2 है। ठीक है, इस कंडक्टर पर आपने कुछ चार्ज दे डाला है, वो है Q, और अंदर हम लोगों ने कुछ चार्ज रख दिया है, मान लेते हैं Q1 और Q2। ठीक है, दो दो चार्ज रख दिया, तो अब इनर सरफेस पर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कितनी वैल्यू होगी, तो दिस विल बी -Q1 -Q2 के बराबर। क्या
S1 कैविटी की सरफेस एरिया है, कैविटी का सरफेस एरिया है S1, और आउटर सरफेस का सरफेस एरिया है S2। ठीक है, ओके। आउटर सरफेस पर आपने चार्ज दिया था Q, आपने कितना चार्ज दिया था Q, और इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, तो इंड्यूस्ड चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, और मान लेते हैं यहां पर और कोई चार्ज है, वो है Q4, यहां पर और कोई चार्ज है, वो है Q5। इस तरीके का कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए कि ये जो इनर सरफेस S1 है, इनर सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आउटर सरफेस पर जो चार्ज है वो भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनर सरफेस S1 पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कौन डिसाइड करेगा? इनर सरफेस S1 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करेगा? तो एक तो वो इनर सरफेस S1 खुद, मतलब उसकी सिमेट्री रेगुलर है या इरेगुलर, और दूसरा ये चार्जेस Q1 और Q2 डिसाइड करेंगे। ओके, यानी इनर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनर सरफेस की स्ट्रक्चर और सरफेस के अंदर पड़े हुए चार्ज डिसाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस S2 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करेगा? तो वो खुद S2 डिसाइड करेगा, S2 पर पड़े हुए चार्जेस डिसाइड करेंगे, और S2 के बाहर पड़े हुए चार्जेस डिसाइड करेंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऑन सरफेस S1 चार्ज distribution is decided by surface S1 and charge inside S1। ठीक है, similarly on surface S2 charge distribution is decided by surface S2 decided by surface S2 charge on S2 and charge present outside S2, चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड S2। ओके, तो कुल मिला के बात यह है कि सरफेस S2 पर पड़े हुए चार्ज या सरफेस S2 के बाहर वाले चार्ज, सुनिए सील्डिंग क्या है, सील्डिंग क्या है वो सुनिएगा। सरफेस S2 पर जो चार्जेस हैं और S2 के बाहर पड़े हुए जो चार्जेस हैं, उनके द्वारा कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड S1 के अंदर नहीं है। उनके द्वारा बनाई जाने वाली कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड S1 के अंदर नहीं है। सिमिलरली जो S1 के अंदर पड़े हुए चार्जेस हैं या S1 पर जो चार्जेस हैं, उनके द्वारा कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस S2 के बाहर नहीं बनाया जाता है। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं बार बार नेट वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब कि इधर किसी पॉइंट पर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका नहीं है, S1 पर पड़े हुए चार्ज और S1 के अंदर वाले चार्ज। ठीक है, मतलब S1 के अंदर जो चार्ज हैं या S1 पर जो चार्ज हैं वो अंदर अंदर ही रह जाते हैं, वो अंदर अंदर ही निपट जाते हैं, अंदर ही बनते हैं, अंदर ही खत्म हो जाते हैं। और S2 पर जो चार्ज हैं या S2 के बाहर जो चार्जेस हैं वो कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड S1 के अंदर नहीं बनाते हैं। ठीक है, मतलब बाहर वाले चार्जेस जो हैं वो बाहर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, अंदर वाले जो चार्जेस हैं वो अंदर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, मैं बात जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहा हूं तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि इधर किसी पॉइंट पर सिर्फ Q1 या Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इधर किसी पॉइंट पर Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है।
लेकिन इनर सरफेस S1 पर जो इंड्यूस्ड है ना -Q1 -Q2, वो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है जितना Q1 Q2 बनाता है। तो ये बाहर Q1 Q2 या सरफेस S1 पर इंड्यूस्ड -Q1 -Q2 की वजह से कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है। आई बात समझ? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। मतलब आपने अंदर वाले को शील्ड कर लिया है बाहर वालों से, और बाहर वाले शील्डेड है अंदर वालों से। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड of S2 due to charge on S1 and inside S1, and there is no net electric field inside S1 due to charge on S2 and outside S2. This effect is electrostatic shielding. This is shielding. कोई डाउट है? बताइए आर्यन, समझ आ गया? ठीक है, मतलब समरी यही है कि बाहर वाले बाहर फील्ड बनाएंगे, अंदर वाले अंदर फील्ड बनाएंगे, बस। मतलब अंदर वालों की वजह से कोई बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर वालों की वजह से कोई अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल देखिएगा, मैंने पूछा है, हाँ सुनिएगा, मैंने पूछा है कि सारे सरफेसेस पर फाइनल चार्ज बताइए। ये इनिशियल चार्ज आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक, चलिए आइए सोचते हैं। तो सेंटर पर जो चार्ज है वो कितना है? Q1 है। ठीक है, यदि सेंटर पर चार्ज Q1 है तो जरा S1 को सोचिएगा। S1 में दो सरफेसेस हैं, एक S1 के अंदर वाला, दूसरा S1 के बाहर वाला। तो इस प्लस Q के होने की वजह से S1 के इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होगा। कैसा? नेगेटिव नेचर का, क्योंकि जो S1 सेल है ये सेंटर पर बैठा हुआ चार्ज पार्टिकल उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ। तो S1 के इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? जवाब है -Q1। -Q1। यदि S1 के इनर सरफेस पर -Q1 इंड्यूस हुआ है तो S1 के आउटर सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा? तो आप बोलेंगे S1 के आउटर सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा Q1 प्लस Q1, और S1 को आपने ऑलरेडी Q2 चार्ज दे रखा है। S1 को आपने ऑलरेडी Q2 चार्ज दे रखा है, वो भी कहां रहेगा? तो वो भी तो भाई S2 को दिया है, तो S2 के पास ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कहीं भाग जाएगा। तो यदि हम लोग S1 सेल के बारे में बात करें तो S1 के इनर सरफेस पर, S1 के इनर सरफेस पर चार्ज होगा -Q1। हाँ सुनिएगा, S1 के इनर सरफेस पर चार्ज होगा -Q1, और इस S1 के आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। ठीक है, यदि चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिकली यानी कि सेंटर पर प्लेस्ड है जैसा मैंने दिखा रखा है, तो ये Q1 भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये Q1 प्लस Q2 भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आई बात सही समझ में? ठीक है, ठीक है, ओके। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि Q1 से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या हुआ? तो वो S1 के इनर सरफेस पर टर्मिनेट कर गई, S1 के इनर सरफेस पर टर्मिनेट कर गई। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। अब क्या हुआ? तो अब जरा S2 को, सॉरी, अब जरा S1 को देखिएगा। S1 के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो इस Q1 प्लस Q2 की वजह से, इस Q1 प्लस Q2 की वजह से S2 के इनर सरफेस पर नेगेटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। या नहीं? तो बिल्कुल होगा। ठीक है, और अब
S2 के इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? तो S2 के इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -Q1 -Q2, ठीक है, -Q1 -Q2। क्योंकि अब जरा S1 के आउटर सरफेस को देखिए, तो S1 के आउटर सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 है। तो यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को टर्मिनेट करना है। कहां टर्मिनेट करना है? इसी रीजन में टर्मिनेट करना है, इसी रीजन में टर्मिनेट करना है। तो S1 के आउटर सरफेस पर जितना चार्ज होगा, S1 के आउटर सरफेस पर जितना चार्ज होगा, S2 के इनर सरफेस पर उतना ही चार्ज होगा। तो S2 के इनर सरफेस पर जो चार्ज है वो माइनस टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2 के बराबर है। ओके, अब यदि S2 के इनर सरफेस पर -Q1 -Q2 है, तो S2 के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा? तो S2 के आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो होगा +Q1 प्लस Q2। कितना होगा? +Q1 प्लस Q2। पर वेट, आपने तो Q3 दे रखा है, वो कहां जाएगा? वो तो वहीं रहेगा। कहां जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि आपने जो चार्ज दिया था वो भी वहीं था, और इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो गया? तो इंड्यूस्ड चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 के बराबर। तो अब S2 के जो आउटर सरफेस की बात करें, तो आउटर सरफेस पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आई बात समझ? ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर 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 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो सेल्स है ना S1 और S2, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे इसको आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। जैसे ये मैं बात कर रहा हूं S2 के बारे में, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो गई है और दूसरी साइड से फिर नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलकर बाहर गई है। ओके, टर्मिनेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होगा, बाहर निकलकर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा होगा। क्योंकि आप S1 और S2 दोनों में देखें तो इनर सरफेसेस पर चार्ज कम है, आउटर सरफेसेस पर चार्ज ज्यादा है। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा सवाल बेस्ड ऑन शील्डिंग या उसका कॉन्सेप्ट। ऐसा है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, सॉरी कंडक्टर है, जिसका इनर रेडियस R1 है, ये इनर रेडियस हो गया, और आउटर रेडियस R2, कंटेन्स अ पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर एज शोन इन द फिगर। तो यहां पर क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है ये Q, जो कि बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में फोर्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट चार्ज Q है जो बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है, इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से क्या होगा? तो इनर सरफेस पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इनर सरफेस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, इनर सरफेस यानी कि सरफेस S1, सरफेस S1 पर इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? तो वो -Q के बराबर होगा। और ये जो हमारा आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, इस आउटर सरफेस पर भी चार्ज इंड्यूस होगा, और आउटर सरफेस पर जो इंड्यूस चार्ज है उस इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होगी Q। इस आउटर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? Q के बराबर हो। ठीक है, सिंपल सिंपल। ये इनर सरफेस पर जो Q है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आउटर सरफेस पर जो Q है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट ए पर वो कितना होगा। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कौन? क्या सरफेस S2 पर जो चार्ज है वो पॉइंट ए पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? नहीं, पॉइंट ए पर वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो सरफेस S1 पर इंड्यूस चार्ज है वो भी पॉइंट ए पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये S2 एक जैसे एक सेल होता, सिर्फ एक सेल होता, तो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? नहीं होती है। सिमिलरली ये जो S1 है वो भी एक सेल है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? नहीं होता है। तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से होगा जो सेंटर O पर बैठा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन OA का स्क्वायर इंटू OA कैप लिख देंगे। ठीक है,
इसी तरीके से यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी पर लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी पर कितना होगा, तो बी तो कंडक्टर के अंदर का पोर्शन है। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? नहीं, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते थे कि पॉइंट बी पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेंटर पर बैठा हुआ चार्ज पार्टिकल अपने से दूर बना रहा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड S1 के इंड्यूस्ड हिस्से पर उससे अपोजिट दिशा में बना रहे होंगे। तो पॉइंट बी जो कि कंडक्टर के अंदर का हिस्सा है, उसकी वजह से पॉइंट बी पर पॉइंट बी जो कि कंडक्टर के अंदर है, इस अंदर वाले पोर्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब आ जाते हैं हम लोग बाहर किसी पॉइंट पर बात करते हैं जिसका नाम है सी। तो सी जो कि सरफेस S2 के बाहर है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ S2 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से होगा, या सरफेस S2 के बाहर कोई चार्जेस होते तो उसकी वजह से भी इसकी वजह से भी पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता। फिलहाल के लिए सरफेस S2 के बाहर कोई चार्ज नहीं है, तो बाहर वाले पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन सरफेस S2 पर जो प्रेजेंट है उसी की वजह से प्रेजेंट चार्जेस का होगा। यही तो हमारा सील्डिंग था कि सरफेस S1 के अंदर या S1 पर जो प्रेजेंट चार्जेस हैं उसकी वजह से बाहर कोई फील्ड नहीं बनता है, और बाहर सरफेस S2 पर जो प्रेजेंट चार्जेस हैं या S2 के बाहर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से S1 के अंदर कोई फील्ड नहीं बनेगा। तो C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो KQ अपॉन OC² इंटू OC कैप के बराबर होगा। ठीक, चलिए ये तो बात हम लोगों ने कर लिया किसके बारे में? फील्ड के बारे में। आइए अब पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वो किसकी वजह से है? तो वो सेंटर पर बैठे हुए चार्ज की वजह से है, S1 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से है, S2 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से है। तो सेंटर पर बैठे हुए चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है? तो वो पोटेंशियल है KQ अपॉन OA के बराबर। ठीक है, KQ अपॉन OA के बराबर। चलिए उसी तरीके से ये जो S1 पर जो इंड्यूस चार्ज है उसके लिए पॉइंट ए उसके अंदर का कोई पॉइंट है, और इनसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? तो इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम एज उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है उतना ही होता है। तो सरफेस S1 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल K माइनस Q अपॉन रेडियस R1 की बराबर का होगा। फिर से इसी पॉइंट ए पर जो हमारा सरफेस S2 है, S2 पर कितना चार्ज है? Q। तो उसके लिए पॉइंट ए कहां है? अंदर का पॉइंट है, और अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? तो अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना S2 के सरफेस पर होता। तो दिस इज इक्वल टू KQ अपॉन R2 के बराबर होगा। चलिए ये वाली बात ठीक है, ए पर पोटेंशियल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग बी पर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट बी कहां है? पॉइंट बी ये कंडक्टर के अंदर रहा, अंदर। तो बी पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? तो फिर से जो सेंटर पर बैठा हुआ चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल KQ अपॉन OB के बराबर होगा। इसी पॉइंट बी पर S1 पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो K माइनस Q अपॉन OB के बराबर। भाई पॉइंट बी सरफेस S1 के लिए तो बाहर था ना, तो S1 के लिए बाहर था तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय डिस्टेंस OB प्लस सरफेस S2 पर जो चार्ज है वो कितना है? KQ अपॉन उसकी वजह से पोटेंशियल KQ अपॉन R2 के बराबर होगा। कहां? पॉइंट बी पर। S2 वाला कैसे लिखा? तो S2 वाला ऐसे लिखा कि S2 पर जो चार्ज है वो तो Q के बराबर है, और S2 की वजह से पॉइंट बी पर पोटेंशियल के लिए हम लोग इनसाइड वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे कि S2 के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर पोटेंशियल होगा। तो ये आपने देखा ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज इक्वल टू KQ अपॉन R2। तो इसी चीज को आप एक और स्टाइल से सोच सकते थे। वो क्या है? वो है पोटेंशियल की डेफिनेशन वाला स्टाइल कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो जैसे इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उठाकर पॉइंट बी तक लेकर आने का जो वर्क होगा वही वर्क पॉइंट बी का पोटेंशियल कहलाएगा। तो अब जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठाकर बी तक लेकर आ रहे हैं तो आउटसाइड के किसी पॉइंट में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आउटसाइड के किसी पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ S2 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से फील्ड है। S1 या S1 के अंदर प्रेजेंट किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से S2 के बाहर कोई फील्ड ही नहीं है।
समझ रहे हैं? तो S1 के अंदर या S1 पर जो चार्ज है उसकी वजह से कोई फील्ड ना होने की वजह से, इन चार्जेस की वजह से कोई फोर्स नहीं है, तो इन चार्जेस की वजह से कोई वर्क नहीं है। तो वर्क में किसका कंट्रीब्यूशन है? वर्क में सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है जो सरफेस S2 पर बैठा हुआ है। तो इसीलिए पोटेंशियल में हमारे पास क्या आ रहा है? ये KQ अपॉन R2, यानी कि आप सीधा ऐसा सोच सकते थे कि पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस S2 पर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल की वजह से होगा, और S2 की वजह से पोटेंशियल होगा, तो दिस विल बी KQ अपॉन R2 के बराबर होगा। ठीक, फिर से नेक्स्ट हमें अगला पोटेंशियल पॉइंट सी पर लिखना है। तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल किसके बराबर होगा? सी तो फिर से आउटसाइड वाला पॉइंट है, आउटसाइड वाला। फिर से वही लॉजिक कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उठाकर पॉइंट सी तक लेकर आने का जो वर्क होगा, उस वर्क में कंट्रीब्यूशन सिर्फ S2 पर प्रेजेंट चार्ज का होगा। S1 या उसके अंदर प्रेजेंट किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से कोई फील्ड नहीं होगी, फील्ड नहीं होगी तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो सी पर जो पोटेंशियल है वो KQ अपॉन OC के बराबर होगा। ठीक है, आप चाहे तो बारी बारी से भी लिख सकते हैं। ये सेंटर पर बैठे हुए चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ अपॉन OC, और S1 पर जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल K माइनस Q अपॉन OC, तो वो दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि एक पॉइंट चार्ज Q है which is kept outside of the sphere at a distance small r from the center. Find resultant force on Q and charge small q. ऐसा है कि यहां कहीं पर तीसरे पार्ट के लिए यहां पर हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया Q, जो कि यहां से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर। फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q एंड चार्ज स्मॉल q। चलिए सबसे पहले दूसरे पार्ट के लिए हम लोग फोर्स ऑन स्मॉल q के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल q पर जो चार्ज बैठा है उस पर फोर्स कौन लगाएगा? क्या उस पर बाहर रखा हुआ कोई चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है। यही तो हमारे शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि बाहर बैठे हुए कोई चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट S1 या उसके अंदर नहीं आता है। तो फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो फोर्स भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से यदि मैं बोलूं कि फोर्स ऑन कैपिटल Q कितना होगा, तो फोर्स ऑन कैपिटल Q, ये कैपिटल Q वाला तो चार्ज इनटू इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये S1 या उसके अंदर बैठा हुआ कोई चार्ज बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस S2 पर प्रेजेंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, विच इज इक्वल टू K स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस ये स्मॉल r का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और एक और दूसरा सवाल बनाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ऐसा है कि एक अनचार्ज कंडक्टर है जिसके पास इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, कंटेन्स अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट P नॉट एट सेंटर एज शोन इन द फिगर। तो हमें ये कुछ चीजें हैं VA, VC, VB, EA, EB और फोर्स के बारे में बात करना है। ठीक है, चलिए ऐसा है कि जो पॉइंट चार्ज Q है वो इस पॉइंट P पर रखा हुआ है। अब इस पॉइंट P पर पॉइंट चार्ज के रखे जाने की वजह से ये पॉइंट चार्ज यदि पॉजिटिव है तो यहां पर जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दूसरे साइड पर इंड्यूस चार्जेस, क्योंकि यहां ये इस सरफेस से चार्ज पास हो गया ना, तो यहां पर इस इनर सरफेस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो -Q के बराबर है, और ये -Q नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। तो आउटर सरफेस पर चार्ज कितना होगा और कैसा होगा? तो आंसर इज कि आउटर सरफेस पर चार्ज होगा तो +Q के बराबर का, और वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहीं चौंक तो नहीं गए कि आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो गया? यहां तो सेंटर पर नहीं था। तो भाई आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करता है? वो आउटर सरफेस खुद डिसाइड करता है, और आउटर सरफेस के आस पड़ोस में प्रेजेंट चार्जेस डिसाइड करते हैं। तो आउटर सरफेस सिमेट्रिकल है, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा है, विच इज R2। तो आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी भी एक जैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, और आउटर सरफेस के आस पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, तो आउटर सरफेस पर तो चार्ज यूनिफॉर्म नेचर का ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए इतनी बात ठीक है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट C पर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। C पर पोटेंशियल,
तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल कौन बनाएगा? तो सी पर पोटेंशियल ये जो पॉइंट पी पर बैठा हुआ चार्ज है वो बनाएगा, S1 बनाएगा, S2 बनाएगा। ठीक है, चलिए सेंटर पर, सॉरी सेंटर नहीं, पॉइंट पी पर जो बैठा हुआ चार्ज है वो कितना बनाएगा पोटेंशियल? तो दिस इज KQ अपॉन CP। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना P, ये एज अ डिस्टेंस यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरफेस S1 पर इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो K माइनस क्यू अपॉन रेडियस R1 के बराबर। भले ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हुआ हो, लेकिन ये पोटेंशियल तो एक स्केलर टर्म है जिसकी कैलकुलेशन के लिए ओवरऑल नेट चार्ज जो सरफेस S1 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो माइनस क्यू के बराबर का है। उसकी वजह से ये सेंटर सी पर पोटेंशियल K माइनस क्यू अपॉन R1 के बराबर होगा। अब फिर सेंटर सी पर जो आउटर सरफेस पोटेंशियल बना रहा होगा वो KQ अपॉन R2 के बराबर का होगा। ये लीजिए, ये आ गया सेंटर सी पर पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पर पोटेंशियल। ए पर, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल ऐसे, अब कोई डिस्टेंसेस तो है नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखने के लिए आपको लगाना होगा थोड़ा सा लॉजिक, वही लॉजिक जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पिछले सवाल में बात कर रहे थे कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल कहने का मतलब है कि एक 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल है, उस 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट ए तक लेकर आने का जो वर्क है वही वर्क पॉइंट ए का पोटेंशियल कहलाएगा। अब जब आप 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेकर आ रहे हैं तो आपको किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है? तो आपको वर्क करना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ सरफेस S2 पर जो प्रेजेंट चार्ज है उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। यानी सरफेस S1 पर या S1 के अंदर पड़े किसी चार्ज का बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, फोर्स में नहीं होगा तो वर्क में नहीं होगा। यानी कि जो वर्क आएगा वो सिर्फ और सिर्फ S2 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से आएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ S2 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से होगा, और S2 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो KQ अपॉन R2 के बराबर का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से B पर यदि हमें पोटेंशियल लिखना है तो B कहां है? B फिर से बाहर है तो फिर से ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस S1 पर हैं या इस पॉइंट P पर जो चार्ज है उसकी वजह से B पे पोटेंशियल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट B पर इन दोनों की वजह से फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं था। फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं था तो वर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वर्क में नहीं तो पोटेंशियल में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? तो सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस S2 पर जो प्रेजेंट चार्ज है उसी की वजह से है, तो दिस इज KQ अपॉन CB के बराबर होगा। चलिए, ये तीसरा हो गया। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ए पर कितना होगा? तो पॉइंट ए जो कि कंडक्टर के अंदर का पार्ट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के पहले तो सोचना ही नहीं है, पॉइंट ए पर फील्ड है 0। नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी पर कितना होगा? तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से वही बात कि सरफेस S1 या S1 के अंदर बैठे किसी चार्ज की वजह से बी पर कोई भी फील्ड नहीं है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस S2 पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से है, जिसकी वैल्यू KQ अपॉन CB का स्क्वायर इंटू CB कैप के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6th पॉइंट इज, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इफ प्लेस्ड एट B। तो यदि यहां पर मैं एक चार्ज Q रख देता हूं तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा? उस पर फोर्स सिर्फ और सिर्फ S2 पर प्रेजेंट चार्ज लगाएगा। हाँ, अब जैसे ही यहां पर आपने ये चार्ज रख दिया, ठीक है, तो अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा, अब यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जो फोर्स होगा लास्ट पार्ट के लिए वो फोर्स K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन CB स्क्वायर इंटू CB कैप के बराबर होगा। ठीक है, इसमें मैं एक चीज और पूछ लेता हूं कि यदि आपसे इसी पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज केप्ट एट पॉइंट P या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन S1 पूछ लिया जाता तो वो बता देते क्या? चलिए,
मैं क्या पूछना चाह रहा हूं समझ रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं कि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस क्यू की वजह से बताइए। तो इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस दिशा में होगा। चौंक तो नहीं गए? मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट बी पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस S1 या S1 के अंदर प्रेजेंट चार्जेस की वजह से नहीं है। पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो S1 के अंदर चार्ज या इस पॉइंट P पर बैठे हुए चार्ज पार्टिकल की वजह से कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है S1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं। लेकिन ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज Q है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो उसकी वैल्यू KQ अपॉन PB के स्क्वायर के बराबर होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ये जो सरफेस S1 है, S1 पर जो हमारे पास इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात कर सकते हैं कि भाई पॉइंट बी पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो S1 पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसने जरूर से इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट दिशा में बनाया होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? तो KQ अपॉन PB स्क्वायर के बराबर होगा। तभी तो इस पॉइंट बी पर S1 या S1 के अंदर वाले चार्जेस की वजह से नेट फील्ड नहीं है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q kept at P and this is electric field due to induced charge on S1। ठीक है? हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बनाते हैं। सवाल ये है कि ये हमारे पास एक मेटल है, मतलब मेटालिक बॉडी है जिसमें अंदर कैविटी है। ये कैविटी की रेडियस R1 है और इस मेटल का रेडियस कितना है? R2। मतलब मेटल यहां पर है, मेटल यहां पर यहां पर यहां पर। ठीक है? ठीक है। चलिए पूछा ये जा रहा है कि इन्फिनिटी पर आपके पास एक अल्फा पार्टिकल यानी कि +2e, तो इस अल्फा पार्टिकल को इन्फिनिटी से उठाकर इधर किसी पॉइंट T मतलब सेंटर C तक लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है? चलिए तो अल्फा पार्टिकल यदि यहां आ गया +2e के बराबर, ठीक है, तो जो फाइनल अरेंजमेंट होगा वो कैसा दिखाई देगा? अल्फा पार्टिकल यहां पर यदि +2e के बराबर का आ गया तो ये इनर सरफेस पर -2e के बराबर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके बाहर यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? तो यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो +2e के बराबर का हो जाएगा। ओके? तो ये जो वर्क डन है किसका वर्क है? किसी एक्सटर्नल एजेंट का। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। होगा या नहीं? ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो अरेंजमेंट है वही है। और इनिशियली यहां पे कोई चार्ज था क्या? नहीं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या है? 0 है। जब अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी पे था उस समय की बात। कैसे लिखे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? तो लिखिए, ये जो अंदर वाला सरफेस है S1 और ये जो बाहर वाला सरफेस है S2। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी में ये अंदर वाले सरफेस S1 की सेल्फ एनर्जी होगी। तो अंदर वाले सरफेस S1 की सेल्फ एनर्जी K इंटू -2e का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1 होगा। ठीक है, प्लस जो बाहर वाला सरफेस है उसकी सेल्फ एनर्जी तो K 2e का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R2 होगा। प्लस अभी और भी टर्म्स होंगे, सुनिएगा। तो ये 2 टर्म्स सेल्फ एनर्जी के बनाए हम लोगों ने। अब इसके बाद सुनिएगा, ये जो सेंटर पर बैठा हुआ +2e है उसका इंटरेक्शन एनर्जी आपको लिखना पड़ेगा S1 के साथ। उसका इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा? तो सेंटर पर बैठे हुए चार्ज पार्टिकल की वजह से S1 पर पोटेंशियल इनटू S1 पर इंड्यूस्ड चार्ज, वो उन दोनों का इंटरेक्शन होगा। तो दिस इज K 2e अपॉन R1। तो पोटेंशियल हो गया कहां? S1 पर। और S1 पर चार्ज कितना है? -2e। ठीक है, सिमिलरली सेंटर पर बैठा हुआ चार्ज ये 2e, उसका S2 के साथ इंटरेक्शन लिखिए। तो उसका S2 के साथ इंटरेक्शन कितना होगा? तो K
2e अपॉन R2, ये तो पोटेंशियल हो गया, इंटू S2 पर जो चार्ज है वो कितना है, +2e। कुछ छूटा तो नहीं? यस, ये इन दोनों सरफेसेस का इंटरेक्शन छूट गया। इन दोनों सरफेसेस का इंटरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो S1 की वजह से S2 पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विथ S2 का चार्ज, या नहीं तो S2 की वजह से S1 पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विथ S1 का चार्ज। जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। चलिए मैं S1 की वजह से S2 पर पोटेंशियल लिख देता हूं, तो K -2e अपॉन R2 मल्टीप्लाइड विथ S2 का चार्ज +2e। ठीक है, कितना आ रहा है जरा ये बताइए। हाँ भाई, तो ये K 4e² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1, फिर से ये K 4e² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, और ये K 4e² माइनस K 4e² अपॉन R1, फिर K 4e² अपॉन R2 माइनस K 4e² अपॉन R2। ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, K 4e² अपॉन ये 2 टाइम्स ऑफ R2, और ये -1 + 1/2 यानी कि -K 4e² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R1। ये आ रहा है हमारे पास एनर्जी, या दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो क्या बताया मैंने कि डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम के जैसा एक्ट करेगा, होता बेसिकली इंसुलेटर ही है। इसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जितने कि किसी मेटल्स में होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन इसके बारे में लिख लीजिएगा, क्या कि डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम। मीडियम से मेरे कहने का मतलब है कि एयर को हटाकर हम लोग कोई दूसरा मीडियम लेकर आते थे ना, तो वही मीडियम हम लोग इधर या कैपेसिटर में इसी डाइलेक्ट्रिक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम विच इज insulator and does not have as many free electrons as conductors। ठीक है, मतलब यहां पे जो चार्जेस होते हैं ना वो बेसिकली बाउंडेड होते हैं। कंडक्टर्स जैसे फ्री नहीं होते हैं कि रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक लाइन ये लिख लीजिएगा कि चार्जेस आर बाउंडेड। ठीक है, सुनिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, पहला है हमारे पास पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। क्या डिफरेंस है? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब हो गया, नॉन पोलर मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, नॉन पोलर हम लोग इधर बात करते हैं। पोलर कहने का मतलब है कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी दो पोल्स क्रिएटेड है। ठीक है, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया या कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक साइड पर जैसे कुछ नेगेटिव चार्ज जमा है, दूसरी साइड पर जैसे कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा है। ठीक है, तो पोलर कहने का मतलब क्या, जहां पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस एग्जिस्ट करता हो। और नॉन पोलर कहने का मतलब क्या, नॉन पोलर कहने का मतलब जहां का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक ही जगह पर, मतलब सेंटर एक ही जगह पर लाई करता हो, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे। ठीक, तो पोलर में क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में कुछ सेपरेशन होने की वजह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर पहले ही एक डाइपोल मूवमेंट है इसके पास अपना खुद का, और यहां पर वही डाइपोल मूवमेंट मिसिंग है। ठीक है, तो पोलर में पहली बात कि दे हैव इट्स ओन डाइपोल मूवमेंट,
डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और नॉन पोलर में दे डोंट हैव इट्स डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl हो गया, ठीक है, और यहां पे एग्जाम्पल H2O हो गया। भले ये नॉन पोलर है, अभी इसके पास अपना तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक को, इसी चीज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देंगे, ऐसा, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा आगे, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा पीछे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन था उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस क्रिएट हो ही जाएगा। तो यहां पर भी डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, यहां पर भी डाइपोल मोमेंट आ जाएगा जब आप उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे तो। और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो पॉजिटिव पर फोर्स आगे, नेगेटिव पर फोर्स पीछे, तो हो सकता है डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है डाइपोल मोमेंट तो दोनों ही टाइप के डाइलेक्ट्रिक के पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के बारे में। कहां, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ऐसा है कि ये है हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, ये डाइलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस में मॉलिक्यूल्स होंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है ऐसा, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉड निकाल देते हैं। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव पर इधर, पॉजिटिव पर इधर, नेगेटिव पर इधर, पॉजिटिव पर इधर, नेगेटिव पर इधर, पॉजिटिव पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा बहुत अपनी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से फाइनली आपको क्या दिखाई देगा, तो फाइनली आपको ये दिखाई देगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे अलाइन हो गए, ऐसे अलाइन हो गए, मतलब उसका नेगेटिव यहां आ गया, पॉजिटिव यहां आ गया, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ये न्यूट्रलाइज, ये खत्म। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के एक एंड पर इस तरीके से नेगेटिव 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 चार्ज की दीवार बन गई, और दूसरी साइड पर ऐसे पॉजिटिव 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 चार्ज की दीवार बन गई। ठीक है, तो इन्हीं चार्जेस को हम लोग कहते हैं बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज। तो अभी ये समझ आ रहा होगा कि एक साइड पर जैसे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए हैं, दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज जमा हो गए, तो डाइलेक्ट्रिक अपना अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम निकाल देंगे इसका, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट, वो कितना होगा, तो वो एक्सटर्नल माइनस टाइम्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं जो एक्सटर्नल है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। यही किसके बराबर है, तो दिस इज एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर के बराबर है। ये एप्सिलॉन आर क्या है, याद है ना, दिस एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी रिलेटिव परमिटिविटी का नाम बदलकर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाएगा अगले चैप्टर में, उसको स्मॉल के से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के से डिनोट कर देंगे, ये ठीक है।
ठीक है, ये वाली बात समझ गए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो जो एक्सटर्नल है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर कर दीजिए, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो बाउंड चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसका भी बकायदा हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बाउंड चार्ज का। ठीक है, कैसे देखिएगा, ऐसा है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर का प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, इसके बीच में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। बीच में क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक। ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने लगाया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसा है तो यहां पर आपके पास नेगेटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर आपके पास ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा बी बाउंड चार्ज, दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ सिग्मा बी बाउंड चार्ज। ठीक है, हमें यही बाउंड चार्ज का एक्सप्रेशन चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कह रहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ई नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर है। ठीक है, और इसी को क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल माइनस टाइम्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कितना आ गया, तो इंड्यूस्ड आ गया ई नॉट माइनस ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, यानी कि ई नॉट हम लोगों ने ले लिया बाहर, 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर आ गया। इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी दूसरे स्टाइल से सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, वो किसकी वजह से है, तो वो इसकी और इसकी वजह से। तो इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इधर की तरफ होगी, कितना, तो वो होगा सिग्मा बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो इंड्यूस्ड है दिस इज सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ओके, तो यही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बाउंड चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो नेक्स्ट है पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि ये ऐसी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट। चलिए, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट का एरिया हम लोग ए मान लेते हैं और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस हुआ था जिसको हम लोगों ने माइनस सिग्मा बी लिखा था, और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस हुआ था जिसको हम लोगों ने प्लस सिग्मा बी लिखा था। अंदर ही अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ये पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये होता है कि इन बाउंड चार्जेस की वजह से कुछ डाइपोल मूवमेंट बना है ना, तो वही डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मूवमेंट कितना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट होता है पॉजिटिव वाला तो चार्ज मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस। पॉजिटिव वाला चार्ज कितना होगा, तो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी, सिग्मा बी को यदि हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चार्ज आ गया, चार्ज मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस डी, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम इस रीजन का ए इंटू डी के बराबर है, तो ए डी से ए डी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो बाउंड चार्ज था वही पोलराइजेशन वेक्टर होता है। वेक्टर है तो यहां पर हम लोग एन कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो बाउंड चार्ज तो अभी लिखा था, क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एन कैप। ठीक है, यही हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर।
ओके, ये क्या है? तो ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताइए? तो ऐसा यूनिट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट यानी कि कूलम मीटर अपॉन वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, डायमेंशन लिखना होगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल आई इंटू कैपिटल टी। डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो कैपिटल आई टी एल रेज टू दी पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, आई हो गया जैसे करंट के लिए, टी हो गया टाइम के लिए, कूलम में आई टी होता है ना। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट लास्ट हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम के बारे में। तो ऐसा है कि ये है हमारे पास कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो। यहां पर हम लोगों ने लगा दिया है एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, तो इस पॉजिटिव वाले एंड पर फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स होगा Q इंटू ई के बराबर, या एक्सटर्नल ई नॉट है तो Q इंटू ई नॉट के बराबर, और नेगेटिव पर जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई नॉट के बराबर होगा। अब यदि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो इस Q इंटू ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। या इस Q इंटू ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो इस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल पर फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि ये डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल एक पॉइंट पर टूट गया। टूट गया तो क्या हुआ? टूट गया तो ये इसका नेगेटिव इधर आ गया और ये पॉजिटिव इधर आ गया। अब ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव है, ये तो एक फ्री चार्ज जैसा बिहेव करेंगे, मतलब बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करेंगे, यानी कि अब तो ये तो बिल्कुल फ्री टू मूव हो जाएंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ाए जाने पर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल पर फोर्स लगातार बढ़ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते 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 हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि वो डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल टूट गया। डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल टूट गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो गए। अब ये नेगेटिव फ्री है मूव करने के लिए इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कहीं पर भी, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक अब एक कंडक्टर बन चुका है। डाइलेक्ट्रिक क्या बन चुका है? कंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू है। ये बाहर से लगाए जाने वाले इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू है जिस पर कि ये डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो इट इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at which molecule of dielectric breaks and behaves as conductor.